नफरत इश्क एपिसोड 33। निगाह बिना किसी भाव के रोनित से कहती है, तुम्हारे लिए अलग से इनविटेशन दूं, जाकर अपना काम करो। रोनित अपना सर हिलाकर जल्दी से वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद निगाह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। फिर वो भी अपने केबिन की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे धनराज कॉर्पोरेशन। अश्वथ अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर एक मेल टाइप कर रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। अश्वथ बटन दबाकर डोर ओपन करता है तो समर्थ एक फाइल के साथ एंटर करता है। समर्थ फाइल डेस्क पर रख कहता है, बॉस, ये आज की ड्रग्स वाली डील की फाइल है, आपके साइन चाहिए। अश्वथ फाइल खोलकर उस पर साइन कर देता, फिर वो फाइल समर्थ को पकड़ाते हुए कहता है, हाउ वाज योर डेट सैम। समर्थ उसके मुंह से ये सवाल सुनकर हैरान रह जाता है। वो जल्दी से कहता है, आर यू किडिंग मी बॉस। अश्वथ एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने चेयर पर लीन होकर कहता है, आई एम डैम सीरियस सैम। उसके मुंह से फिर से सैम सुनकर समर्थ की आंखें नम हो जाती हैं। वो जल्दी से जाकर अश्वथ को गले लगा लेता है। वो अपनी नम आंखों से कहता है, फाइनली तुझे अपने दोस्त की याद तो आई। अश्वथ उसे खुद से दूर कर बिना किसी भाव के कहता है, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर सैम, और याद रख कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। समर्थ चिढ़ते हुए कहता है, सो वॉट, एक तो तू इतने दिन बाद मुझसे मेरा दोस्त बनकर मिल रहा है, मैं तुझे गले भी नहीं लगा सकता। अश्वथ उसे देख एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, तो मिस्टर समर्थ रॉय अपने दोस्त के लिए इमोशनल हो रहे हैं, नॉट बैड बडी। समर्थ गुस्से में कहता है, आशु स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक, तू मुझे मेरा दोस्त कब वापस करेगा वो बता, वरना अब मैं रिजाइन दे दूंगा। अश्वथ अपने लैपटॉप पर वापस टाइप करते हुए बिना किसी भाव के कहता है, ये धमकियां तू मुझे पिछले 6 साल से दे रहा है, लेकिन अब तक मुझे तेरा रिजाइन नहीं मिला। समर्थ अपने बाल नोचते हुए कहता है, तू इतना इमोशनलेस क्यों है आशु, तुझे किसी की कोई परवाह नहीं है क्या। उसका सवाल सुन अश्वथ के टाइप करते हाथ रुक जाते हैं। उसके दिमाग में फिर से वही 5 साल की लड़की का चेहरा आने लगता है। थोड़ी देर बाद अश्वथ लैपटॉप को देखते हुए कहता है, गो बैक टू योर वर्क समर्थ, आज शाम को ड्रग्स मलेशिया के लिए निकल जाए। समर्थ वापस से उसके मुंह से अपना नाम सुन गुस्सा हो जाता है। वो डेस्क से फाइल उठाकर अपने पैर पटकते हुए केबिन से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अश्वथ अपनी चेयर पर लीन होकर आंखें बंद कर लेता है। उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें चलने लगती हैं। फ्लैशबैक। रानी अनाथ आश्रम के छोटे से बगीचे में खेल रही थी। राजा के अलावा उसकी 2 और लड़कियां दोस्त थीं, चिंकी और मोनी, जो उसके साथ ही अनाथ आश्रम में रहती हैं। राजा ने उसे किसी भी दूसरे लड़के से दोस्ती नहीं करने दी थी, ना वो किसी को रानी के आसपास भटकने देता था। रानी चिंकी और मोनी के साथ फुटबॉल खेल रही थी, तभी एक मोटा सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 8 साल होगी वो उन सबके पास आता है और उनकी फुटबॉल उठा लेता है। रानी कहती है, रानव, हमारी बॉल दो, तुम देख नहीं रहे हम खेल रहे हैं। वो लड़का रानव, जो खुद भी अनाथ आश्रम में रहता था, वो बॉल अपनी उंगली पर नचाते हुए रानी से कहता है, पिद्दी, अभी मैं और मेरे दोस्त फुटबॉल खेलेंगे तो मैं ये बॉल लेकर जा रहा हूँ। उसकी बात पर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाती हुई कहती है, मोटे हमारी बॉल दे, हमने पहले लिया था। उसकी बात पर रानव भड़क जाता है। वो बॉल अपने दोनों हाथों में पकड़ चिंकी को घूरते हुए कहता है, बॉल चाहिए हाँ, रुक अभी देता हूँ बॉल तुझे। मोटा कहा ना तूने मुझे, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इसी के साथ वो अपनी पूरी ताकत से फुटबॉल चिंकी के मुंह पर फेंकता है। फोर्स इतना ज्यादा था कि चिंकी को बहुत तेज का दर्द होता है और वह एक दर्द भरी चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है। रानी और मोनी जल्दी से उसके पास आते हैं। चिंकी का पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी नाक में बहुत दर्द हो रहा था। रानी को रानव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वही मोनी तो बहुत ज्यादा डर गई थी। रानी गुस्से में रानव के पास आकर चिल्लाकर कहती है, तूने मेरी दोस्त को मारा, मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं रानव। इसी के साथ वो रानव के पेट में अपने छोटे हाथों की मुट्ठी बना घूंसे मारने लगती है, लेकिन रानव को इसका कोई असर नहीं होता। मोनी बात बिगाड़ते देख जल्दी से भागकर आश्रम में जाती है, लेकिन रानी थी तो एक 5 साल की बच्ची ही, इसलिए वो बहुत जल्दी थक जाती है और घुसे मारना बंद कर देती है। रानव हंसते हुए कहता है, क्या हुआ पिद्दी, इतनी जल्दी थक गई, रुक अब मैं तुझे दिखाता हूँ मारना किसे कहते हैं। इसी के साथ वो रानी को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। रानी सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां राजा आ जाता है, जिसे मोनी बुलाकर लाई थी। वो रानी को जमीन पर गिरे देख उसके पास जाता है और उसको अपनी तरफ घुमाता है। रानी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, उसके एक गाल पर रानव की 5 उंगलियां छप गई थी। राजा उसकी ये हालात देख गुस्से से भर जाता है, उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। राजा रानी के आंसू पोंछ कहता है,
रानी किसने की तुम्हारी ये हालत? मुझे उसका नाम बताओ। रानी सिसकते हुए राजा को देख कहती है, रानव ने, इसने हमारी फुटबॉल ले ली थी। जब हमने वापस मांगा तो इसने चिंकी को फुटबॉल से मारा और फिर मुझे भी जोर से थप्पड़ मारा। उसकी बात सुन राजा के हाथों की मुट्ठियां बन जाती है, उसकी सारी नसें उभरने लगती हैं। राजा रानी को खड़ा करता है, फिर चिंकी को भी उठाता है और उन दोनों को मोनी के साथ एक तरफ खड़ा कर देता है। राजा रानव की तरफ पलट उसको अपनी गुस्से भरी नजरों से देखता है। उसकी लाल आंखें देख रानव डर से कांपने लगता है। राजा एकदम से उसके पास आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। रानव वो मुक्का झेल नहीं पाता और वही जमीन पर गिर जाता है। उसके नाक से खून आने लगा था। राजा घुटनों के बल उसके ऊपर बैठ एक हाथ से उसकी शर्ट पकड़ता है और दूसरे से गुस्से में काफी सारे घूंसे उसके मुंह पर मारने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी रानी को थप्पड़ मारने की? वो गुस्सा मारता हुआ आगे कहता है, तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी राजा रानी की तरफ पलट कहता है, रानी इसने तुम्हें किस हाथ से मारा था? रानी राजा का गुस्सा देख काफी डर गई थी, इसलिए वो जल्दी से उसके दाएं हाथ की तरफ इशारा कर देती है। राजा रानव का दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसके हाथ को देख गुस्से में कहता है, इसी हाथ से छुआ ना तूने मेरी रानी को, मैं तेरा ये हाथ ही तोड़ दूंगा। इसी के साथ राजा रानव का हाथ पीछे की तरफ मोड़ देता है, जिससे रानव का हाथ टूट जाता है और उसकी एक दर्द भरी चीख सुन सुमित्रा जी जल्दी से बाहर आती है। राजा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, वो अभी भी रानव को घुसे मारे जा रहा था। सुमित्रा जी जल्दी से उसके पास आकर राजा को रोकती हुई कहती है, राजा ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, रानव को, मर जाएगा वो। राजा गुस्से में सुमित्रा जी को देख कहता है, मैं इसे मारना ही चाहता हूँ सुमित्रा माँ, इसने मेरी रानी को थप्पड़ मारा है। इतना बोल राजा फिर से उसे मारने लगता है। सुमित्रा जी राजा का ये रूप देख हैरान थी। उनके लिए राजा हमेशा एक शांत बच्चा रहा है, लेकिन आज रानी के लिए उसका गुस्सा देख वो हैरान थी। उनके लाख रोकने पर भी राजा रुक नहीं रहा था। रानव की हालत अब अधमरी हो चुकी थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे राजा को रोके। तभी उनकी नज़र रानी पर जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर अपने पंजों के बल बैठ उसका चेहरा अपने हाथों में ले कहती है, रानी बेटा, राजा को तुम ही रोक सकते हो, प्लीज उसे रोको वरना वो रानव को मार डालेगा। रानी सिसकती हुई कहती है, सुमित्रा माँ, रानव ने चिंकी को भी फुटबॉल से मारा, देखो वो कितना रो रही है। राजा तो उसको पनिशमेंट दे रहा है। उसकी बात सुन सुमित्रा जी एक नज़र चिंकी को देखती है तो उन्हें भी रानव पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके लिए उसे मरने नहीं दे सकती थी। वो फिर से रानी को देख कहती है, मैं रानव को सजा दूंगी रानी, लेकिन अभी तुम राजा को रोको। अगर उसने रानव को मार दिया तो उसे पुलिस ले जाएगी और फिर वो तुमसे कभी नहीं मिल पाएगा। उनकी बात सुन रानी जल्दी से कहती है, नहीं सुमित्रा माँ, राजा को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इसी के साथ वो राजा की तरफ भागती है। वो राजा से कहती है, राजा प्लीज रानव को छोड़ दो, तुमने उसको अच्छी पनिशमेंट दी है, अब तुम उसको जाने दो, वो मर जाएगा। लेकिन राजा अब पागल हो चुका था। गुस्से में उसे रानी की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो लगातार रानव को मारे जा रहा था। रानी जल्दी से राजा के गले लग रोते हुए कहती है, रुक जाओ राजा, मैं तुमको पुलिस के पास नहीं जाने दूंगी। अगर तुम चले जाओगे तो रानव फिर मुझे परेशान करेगा। उसके गले लगाने से राजा शांत होता है। वो भी रानी को टाइटली गले लगा लेता है। राजा एक नज़र रानव को घूरता है, फिर रानी को लेकर उसके ऊपर से उठ जाता है। राजा रानव से कहता है, आज तुझे मेरी रानी ने बचा लिया, अगली बार तू रानी या उसके दोस्तों के आसपास भी दिखा तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। रानव तो कुछ बोलने की हालात में ही नहीं था। उसकी तो बस जैसे सांस ही चल रही थी, उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ समझ आ रहा था। सुमित्रा जी ने एम्बुलेंस बुला ली थी। वो रानव और चिंकी को लेकर अस्पताल चली गई थी। राजा रानी को अपनी गोद में लिए एक बेंच पर बैठ जाता है। रानी अभी भी रो रही थी। राजा रानी का चेहरा अपने सामने कर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अब तुम क्यों रो रही हो? मैंने उस रानव को सजा दे दी है, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। रानी सिसकती हुई कहती है, सुमित्रा माँ ने कहा कि तुम रानव को मार दोगे, फिर तुम्हें पुलिस ले जाएगी और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना राजा, वरना वो रानव फिर से मुझे परेशान करेगा। राजा उसके होठों पर हल्की सी किस कर कहता है, राजा कभी रानी के बिना होता है क्या? तो ये राजा भी अपनी रानी को छोड़ कहीं नहीं जाएगा। उसकी बात पर रानी मुस्कुराती है, फिर अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर किस क्यों किया? यहाँ तो बड़े लोग करते हैं ना।
राजा मुस्कुराकर कहता है, यहाँ वो लोग किस करते हैं जो किसी से प्यार करते हैं और राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। राजा बड़े होकर अपनी रानी से शादी करेगा इसलिए वो यहाँ किस कर सकता है। रानी को उसकी आधी बात समझ नहीं आती लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर कहती है, शादी के बाद लोग साथ में रहते हैं क्या राजा। राजा अपना सर हाँ में हिला देता है। रानी खुशी से कहती है, तो मैं भी तुमसे शादी करूंगी, फिर तुम मेरे साथ रहना और मुझे यहाँ किस करना। राजा हंसते हुए कहता है, बिल्कुल मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर हम दोनों साथ भी रहेंगे, लेकिन यहाँ किस करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है, वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, तुम्हें चाहिए क्या। रानी खुशी से अपना सर 2-3 बार हाँ में हिला देती है। राजा अपने होठ उसके होठों पर रख उसे किस करने लगता है। प्रेजेंट डे। अश्वथ अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था कि तभी उसका फोन बजता है। वो अपनी आंखें खोल स्क्रीन पर नाम देखता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो फोन उठाकर कहता है, कहो एंजल। सामने से निगाह फोन की दूसरी तरफ से कहती है, लेट मी गेस डेविल, क्या तुम इस वक्त मेरे बारे में सोच रहे थे और जब मैंने फोन किया तो तुम मुस्कुरा भी रहे थे। अश्वथ फोन पर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, माई एंजल कैन नेवर बी रॉन्ग। निगाह कहती है, तुम ठीक हो ना डेविल। अश्वथ अपनी एक भौहें चढ़ाकर कहता है, अचानक ये सवाल क्यों। निगाह, असम्पशंस डेविल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम फिलहाल ठीक नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। अश्वथ मुस्कुराकर कहता है, एंजल, नफरत में तुम मुझे इतना जान गई हो, मोहब्बत में तो क्या ही करोगी। वेल, मुझे अभी तुम्हारी नहीं किसी और की जरूरत है, तो तुम नहीं आ रही हो क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये बोल अश्वथ कॉल कट कर देता है और अपने केबिन से निकल जाता है। क्यों है अश्वथ एक इमोशनलेस इंसान। क्या है राजा रानी का राज। किसकी जरूरत है अश्वथ को। कहाँ जा रहा है अश्वथ। एपिसोड 34। अब आगे। धनराज विला। अश्वथ अपनी कार से उतर विला में एंटर करता है। हॉल में रवि जी और रितेश जी बैठे हुए थे। अश्वथ उन दोनों को इग्नोर कर रूपल जी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रवि जी और रितेश जी ने भी अश्वथ को आते देख लिया था। रवि जी गुस्से में रितेश जी से कहते हैं, देख लो अपना सौतेला खून रितेश, जिस बाप ने इतना प्यार दिया उसे भी नजरअंदाज करके चला गया। रितेश जी उनकी बात पर कुछ नहीं कहते और उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रूपल जी का कमरा। अश्वथ रूपल जी के कमरे में एंटर करता है। रूपल जी अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी जिस वजह से उनकी पीठ अश्वथ की तरफ थी। अश्वथ उनके पास जाकर उन्हें पीछे से गले लगा अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक ऐसा होने से रूपल जी घबरा जाती है लेकिन फिर खुद को शांत कर अलमारी के शीशे में देखती है। अपने पीछे अश्वथ को देख वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है लेकिन फिर आईने में देख बिना किसी भाव के कहती है, आज अश्वथ धनराज यहाँ कैसे आए हैं। अश्वथ अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, मॉम, कुछ देर के लिए प्लीज अपनी नाराजगी भूल जाए। मुझे पता है आप मुझसे नाराज है बट आई जस्ट नीड योर राइट नाउ। उन दोनों के पीछे रितेश जी खड़े थे। उन्होंने अश्वथ की बात सुन ली थी। रूपल जी अश्वथ को खुद से अलग कर उसके सामने आकर बिना किसी भाव के कहती है, अश्वथ धनराज, अगर आप अपनी माँ के पास आए हैं तो सबसे पहले आप उसे उस इमोशनलेस वर्ड से बुलाना बंद कीजिए। ये बोल वो अपने बैग की तरफ बढ़ जाती है। अश्वथ उनके पास जाकर फिर से उन्हें पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, ठीक है माँ, आपका आशु अपनी माँ के पास आया है, अब आप प्लीज मेरे पास रहिए। अश्वथ के मुंह से माँ सुन रूपल जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो एकदम से पलट अश्वथ का चेहरा अपने हाथों में ले उसके पूरे चेहरे को चूमने लगती है। उन्हें ऐसा करते देख अश्वथ मुस्कुरा देता है। उन दोनों माँ बेटे को देख रितेश जी भी मुस्कुरा देते हैं। रूपल जी अश्वथ के माथे को चूम कहती है, कितने वक्त बाद मुझे मेरा आशु मिला है। तभी रितेश जी उन दोनों को देख मजाकिया अंदाज में कहते हैं, भाई, माँ बेटे ने मिलकर तो अपने पति और बाप को पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया है। चलो रितेश धनराज, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये बोल वो दरवाजे की तरफ जाने का नाटक करते हैं। उनकी बातें सुन रूपल जी और अश्वथ एक दूसरे को देख हंस देते हैं। अश्वथ रितेश जी को देख कहता है, आपकी नौटंकियां कब खत्म होगी डैड। रितेश जी अश्वथ की तरफ पलट अपनी एक भौं चढ़ाकर कहते हैं, तुम्हारे बच्चे होने के बाद भी नहीं बेटा। उनकी बात पर अश्वथ की मुस्कान कुछ फीकी पड़ जाती है लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई परेशानी के भाव आने नहीं देता। अश्वथ रितेश जी के पास जाकर उनके गले लगता है। रितेश जी भी उसे गले लगा उसकी पीठ थपथपाते हैं। अश्वथ उनसे अलग हो उनका हाथ पकड़ उन्हें बेड के पास ले आता है। फिर वो रूपल जी का हाथ पकड़ उन दोनों से मुस्कुराकर कहता है, आप दोनों बेड पर बैठिए। रूपल जी और रितेश जी बिना कोई सवाल किए बेड के दोनों तरफ बैठ जाते हैं।
अश्वथ अपना कोट उतार सोफे पर फेंक देता है, फिर अपनी शर्ट के दोनों स्लीव्स हल्की ऊपर तक फोल्ड कर रूपल जी की गोद में सर रख कर लेट जाता है और रितेश जी का एक हाथ पकड़ लेता है। रूपल जी और रितेश जी उसे देख मुस्कुरा देते हैं। रूपल जी अश्वथ के बालों में हाथ फेरने लगती है। अश्वथ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। थोड़ी देर बाद रूपल जी बिना किसी भाव के अश्वथ से कहती हैं, आशु, इतना परेशान क्यों है बेटा? उनका सवाल सुन अश्वथ की आंखें खुल जाती हैं। वो रूपल जी को देख बिना किसी भाव के कहता है, मेरी रानी की याद आ रही थी। उसका जवाब सुन रितेश जी और रूपल जी की मुस्कान कुछ फीकी हो जाती है और रूपल जी के अश्वथ के बालों में चलते हाथ रुक जाते हैं। रूपल जी आगे कुछ भी ना पूछते हुए अश्वथ के बालों में फिर से हाथ फेरने लगती है। अश्वथ वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में अश्वथ रूपल जी की गोद में सो जाता है। रूपल जी अश्वथ के सोने के बाद उसके चेहरे को देखते हुए रितेश जी से कहती है, काश उस दिन हमने आशु के साथ इसकी रानी को भी गोद ले लिया होता रितेश जी, तो आज मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता। रितेश जी रूपल जी के कंधे पर हाथ रख उन्हें समझाते हुए कहते हैं, आपको अच्छे से पता है रूप की सुमित्रा जी ने क्या कहा था, लेकिन वो गलत निकली। रानी से अलग होने के बाद आशु पूरा बदल गया। सुमित्रा जी ने क्या सोचकर हमें इसे गोद लेने को कहा था और क्या हो गया? रूपल जी भी अफसोस के साथ कहती हैं, और उसी दिन मैंने अपना बच्चा पाकर भी खो दिया रितेश जी, काश हमने सुमित्रा जी की बात नहीं सुनी होती। इसी के साथ उनकी आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। रितेश जी उनका आंसू पोंछ कहते हैं, संभालो खुद को रूप, तुम देखना बहुत जल्दी सब ठीक होगा। हमें हमारा पुराना आशु वापस मिल जाएगा। रूपल जी उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं तो रितेश जी अपना सर मुस्कुराते हुए हाँ में हिला देते हैं। रूपल जी अश्वथ से क्यों नाराज हैं? क्या कहा था सुमित्रा जी ने रूपल और रितेश जी से? उन्होंने रानी को गोद में क्यों नहीं लिया? एपिसोड 35। अब आगे। रूपल जी अभी भी अश्वथ के बाल को सहलाते हुए वैसे ही बैठी थी। उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान थी। रितेश जी कुछ काम से अपने स्टडी रूम में चले गए, तभी कोई तेज आवाज के साथ उनके कमरे का दरवाजा खोलता है। रूपल जी बिना देखे कहती हैं, रितेश जी आराम से दरवाजा खोलिए, आशु उठ जाएगा। उनकी बात का उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अपना सर ऊपर कर देखती है तो सामने देख हैरान रह जाती है। रूपल जी गुस्से में चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सामने से कोई जवाब मिलता कि तभी अश्वथ उनकी तेज आवाज सुन उठ जाता है और उन्हें देख कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रूपल जी उसे कोई जवाब नहीं देती, वो अभी भी गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। अश्वथ उनकी नजरें फॉलो करता है। वो सामने खड़े शख्स को देख बहुत आराम से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो एंजल? सामने निगाह दरवाजे से टिक अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे खड़ी थी। वो एक तिरछी मुस्कान के साथ अश्वथ और रूपल जी को देख रही थी। निगाह अश्वथ को देख तिरछी मुस्कान लिए कहती है, क्योंकि तुम यहाँ हो डेविल, और जहाँ मेरा डेविल रहेगा उसकी एंजल भी वही रहेगी। निगाह अंदर की तरफ बढ़ती हुई कहती है, वैसे माँ बेटे का प्यार देखकर काफी अच्छा लग रहा है। रूपल जी निगाह को घूरते हुए अश्वथ से कहती है, आशु, अपनी सो कॉलर्ड वाइफ से कहो कि मेरे कमरे से इसी वक्त निकल जाए। अश्वथ निगाह को देख कहता है, एंजल प्लीज हमारे रूम में जाओ, मैं फिलहाल सास बहू का ड्रामा देखने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। निगाह उसकी बात इग्नोर कर बेड पर बैठ जाती है और रूपल जी को देख टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, डेविल, इतने दिनों बाद मैं अपनी सासू माँ से मिल रही हूँ, उनका हाल चाल लिए बिना कैसे जा सकती हूँ? अश्वथ निगाह को कुछ पल घूरता है, फिर अपना मुंह रूपल जी की गोद में छुपाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, गो अहेड बट स्टॉप इरिटेटिंग मी बोथ ऑफ यू। निगाह रूपल जी को देख कहती है, कैसी है मॉम? रूपल जी निगाह को घूरते हुए कहती है, तुम्हें देखकर मैं कैसी होंगी निगाह मेहरा? निगाह तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, मॉम, आप ये डेली सोप की विलन सास ना बने तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैं डेली सोप की रिवेंजिंग बहू बनी तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। निगाह की बात सुन अश्वथ उसकी तरफ पलट बिना भाव के कहता है, एंजल, आर यू थ्रेटनिंग माई मॉम? निगाह रूपल जी को देख शातिर मुस्कान के लिए अश्वथ से कहती है, नेवर डेविल, आई एम जस्ट गिविंग हर एन एडवाइस। अश्वथ बिना भाव के कहता है, तो अपनी ये बकवास सलाह अपने तक ही रखो तुम। उसकी बात सुन रूपल जी अश्वथ को घूरते हुए कहती है, आशु, तुम मेरी बहू से ऐसे बात नहीं कर सकते। उनकी बात सुन अश्वथ एकदम से उनकी गोद से उठ बैठ जाता है। वो एक नज़र दोनों सास बहू को देख अपनी एक भौं चढ़ाकर कहता है, व्हाट द हेल? एम आई द रियल विलियन इन थ्री ऑफ अस? रूपल जी अश्वथ को देख तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, नॉट एट ऑल माई सोन, यू आर द रियल हीरो ऑफ माई डॉटर इन लॉज लाइफ। फिर निगाह को देख कहती है, एम आई राइट निगाह मेहरा? निगाह रूपल जी की गोद में सर रख अश्वथ को देख कहती है,
एक माँ कभी गलत हो सकती है क्या मॉम? अश्वथ निगाह को घूरते हुए कहता है, वो मेरी जगह थी एंजल। निगाह एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, दैट्स द पॉइंट डेविल, थी। तुमने छोड़ दी, मैंने ले ली तो अब मेरी है। ध्यान दो, है। अश्वथ उसको बुरी तरह घूर कर देखता है। निगाह बोरियत भरे लहजे में कहती है, ठीक है, मैं इस जगह को तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगी, अब मुझे घूरना बंद करो। फिर रूपल जी की गोद में हल्का सा साइड होकर थोड़ा सा स्पेस बनाकर कहती है, नाउ कम जॉइन मी। अश्वथ उसे कुछ पल घूरता है, फिर रूपल जी की गोद में वापस सर रख देता है। रूपल जी दोनों के बालों में मुस्कुराते हुए हाथ फेरने लगती है। अश्वथ और निगाह एक दूसरे को इंटेंसिटी से देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों एकदम से अपने होठों को आपस में जोड़ एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। रूपल जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, उनके दोनों हाथ अपने आप ही रुक जाते हैं। दोनों की किस वक्त के साथ और गहरी होती जा रही थी। रूपल जी अपलक दोनों को देखे जा रही थी। 20 मिनट बाद अश्वथ और निगाह एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। रूपल जी अचानक से कहती हैं, What the hell you both were doing in front of me? निगाह अश्वथ को देख तिरछी मुस्कान के साथ रूपल जी से कहती है, ए पैशनेट किस मॉम। फिर अपनी नज़र ऊपर कर रूपल जी को देख कहती है, क्या आपने कभी डैड को किस नहीं किया? रूपल जी उसका सवाल सुन शर्म से भर जाती है। उनके गाल पूरे टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। रूपल जी शर्म से निगाह को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या निगाह मेहरा? तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? निगाह रूपल जी को देख शातिर मुस्कान के साथ कहती है, मैं किस तरह की नहीं, किसकी बात कर रही हूँ मॉम? रूपल जी निगाह को घूरती हुई अश्वथ से कहती है, अपनी बीवी पर ध्यान दो आशु, ये बहुत बेशर्म होती जा रही है। अश्वथ तिरछी मुस्कान लिए निगाह को देख रूपल जी से कहता है, मेरा ध्यान तो हमेशा मेरी एंजल पर ही होता है माँ, और ये बेशर्मी तो मैंने खुद इसे सिखाई है। अश्वथ की बात सुन रूपल जी उसे घूरने लगती है, फिर दोनों को खुद से अलग कर बेड से उतर कहती है, सच अ शेमलेस कपल। निगाह उनको देख टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मदर इन लॉ। रूपल जी उसकी बात पर बुरी तरह इरिटेट हो जाती है। वो दोनों को कुछ देर घूरती है, फिर अपने पैर पटकते हुए कमरे से निकल जाती है। निगाह अश्वथ को देखती है, फिर एकदम से हंसने लगती है। अश्वथ उसके सीने पर किस करते हुए कहता है, अब मैं थोड़ी देर तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाऊंगा। एपिसोड 36। अब आगे। सुबह का समय। मेहरा एंटरप्राइजेज। निगाह अपने केबिन में बैठकर एक फाइल पढ़ रही थी, तभी उसके केबिन में तान्या एंटर करती है। निगाह फाइल में देखते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ तान्या से कहती है, आई वॉन्ट ओनली गुड न्यूज़ तान्या। तान्या उसकी बात का मतलब समझ निगाह को देखते हुए शातिर मुस्कान लिए कहती है, एज योर विश मैम। निगाह अपनी नजरें तान्या पर करती है। तान्या फिर से कहती है, नीरज सहाय की अगली बर्बादी की तैयारी हो चुकी है, कल तक उसकी भी खबरें टॉप पर होंगी। निगाह फाइल बंद कर अपनी चेयर पर लीन होकर कहती है, गुड, ये फाइल लो और त्रिशा को दे देना। तान्या वो फाइल लेकर केबिन से जा ही रही थी कि अचानक वो निगाह की तरफ पलट उसे देखने लगती है। निगाह तान्या को देख एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो तान्या, वेल उसका जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा। तान्या उसकी बात सुन मुस्कुराकर केबिन से निकल जाती है। निगाह अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी थी। तभी उसका फोन बजता है। निगाह स्क्रीन पर नाम देख बिना किसी भाव में कॉल पिक कर कहती है, यस डेविल। फोन की दूसरी तरफ से अश्वथ अपनी सर्द आवाज में कहता है, अभी के अभी यहाँ आओ एंजल। इतना बोल वो फोन कट कर देता है। निगाह कुछ पल अपने फोन को बिना किसी भाव के देखती है, फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो अपना फोन और पर्स उठाकर केबिन से निकल जाती है। धनराज कॉर्पोरेशन। अश्वथ इस समय ग्लास वॉल के सामने खड़ा अपना एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले सिगरेट की कश भर रहा था। वो अब तक 5 सिगरेट पी चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बेहद लाल थी। उसके शरीर की नसें तनी हुई थी। उसने अपना कोट उतार रखा था और अपनी शर्ट की स्लीव्स हल्की ऊपर तक मुड़कर रखी थी। निगाह बिना किसी भाव के उसके केबिन में एंटर करती है। अश्वथ जान गया था कि वो आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ बिना पलटे कहता है, एंजल मेरे पास आओ। निगाह अपना पर्स और फोन डेस्क पर रख अश्वथ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अश्वथ अपनी सिगरेट एस्ट्रे में फेंक निगाह को गुस्से से घूरने लगता है। निगाह एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, उफ़, कितने हॉट लग रहे हो, मन तो कर रहा है तुम्हें अभी ही कच्चा खा लूं। उसकी बात सुनकर भी अश्वथ कोई रिएक्शन नहीं देता, वो बस उसे घूरे जा रहा था। निगाह उसकी टाई ढीली करती हुई कहती है, ब्रीथ डेविल,
इतना गुस्सा करोगे तो एक दिन मेरी जान च। उसने इतना ही कहा था कि अश्वथ उसके होठों पर अपने होठों को रख उसका मुंह बंद कर देता है। अश्वथ गुस्से में निगाह को काफी रूडली किस कर रहा था। निगाह उसके बालों को सहलाते हुए बहुत प्यार से उसका साथ देने लगती है। अश्वथ निगाह को किस करते हुए उसकी कमर पकड़ हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। निगाह अपने दोनों पैर उसकी कमर पर लपेट देती है और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देती है। अश्वथ उसको ग्लास वॉल से लगा देता है। अश्वथ बहुत बुरे तरीके से उसके होठों किस कर रहा था। 0.40 मिनट बाद अश्वथ निगाह की निचले होंठ को बहुत जोर से काटकर अलग हो जाता है। निगाह की हल्की सी आह निकल जाती है, उसके होठों से खून आने लगता है। अश्वथ अपने दोनों हाथ ग्लास वॉल पर रख निगाह को देखता है। उसकी आंखें अब पहले से बेहतर हो गई थी। निगाह नीचे उतर अश्वथ से अलग हो जाती है। वो ग्लास वॉल से टिक अपने पैरों को क्रॉस कर अपने सीने पर अपने हाथों को बांध तिरछी मुस्कान के साथ अश्वथ को देखने लगती है। अश्वथ के चेहरे पर एकदम से तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो ग्लास वॉल से अपने हाथ हटा एक बटन प्रेस है। उसके बटन प्रेस करते ही वो ग्लास वॉल खुल जाती है और निगाह झटके से नीचे गिरने लगती है। वो गिरने ही वाली थी कि अश्वथ झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचता। निगाह हैरान रह जाती है। वो एकदम से चिल्लाती है, नो डेविल, प्लीज ऊपर लो। लेकिन अश्वथ अभी भी उसे ऊपर नहीं लेता और टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखता रहता है। निगाह की आंखों में घबराहट और डर साफ दिख रहा था। वो एक नज़र अपना सर घुमाकर नीचे देखती है तो उसका डर बढ़ने लगता है। वो जल्दी से अपनी नज़र अश्वथ पर कर घबराते हुए कहती है, डेविल प्लीज मुझे अंदर लो, तुम अच्छे से जानते हो ये मेरा इकलौता डर है। अश्वथ तिरछी मुस्कान लिए निगाह की आंखों में देख कहता है, तुम्हारी आंखों में जो डर इस समय है वो मुझे हमेशा मेरे सामने दिखना चाहिए एंजल। खबरदार जो तुमने मुझे बताए बिना आगे से ऐसा कुछ भी किया तो। निगाह जल्दी से कहती है, मैं वादा करती हूँ डेविल, मैं आगे से कोई फैसला तुम्हें बिना बताए नहीं लूंगी। नाउ प्लीज टेक मी इनसाइड। उसके ऐसा बोलते ही अश्वथ एकदम से उसे अपनी तरफ खींचता है। निगाह सीधा अश्वथ के सीने से लग जाती है। उसने डर से अपनी पकड़ अश्वथ पर कस दी थी। अश्वथ बटन दबाकर ग्लास वॉल बंद कर देता है। निगाह काफी ज्यादा घबराई हुई थी। डर से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें और धड़कनें काफी तेज चल रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जितना हो सके अश्वथ पर अपनी पकड़ कसती जा रही थी। अश्वथ भी निगाह को काफी कसकर पकड़ लेता है और उसके बाल सहलाने लगता है। आधे घंटे हो चुके थे लेकिन अभी भी निगाह का डर खत्म नहीं हो रहा था। अश्वथ उसके बाल सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स एंजल, कुछ नहीं हुआ है। निगाह उसको कोई जवाब नहीं देती और अपनी पकड़ अश्वथ पर और ज्यादा कस देती है। अश्वथ उसको शांत ना होता देख उसके गले पर किस करने लगता है। 15 मिनट बाद अश्वथ महसूस करता है कि निगाह की सांसें नॉर्मल हो गई हैं। वो निगाह को खुद से अलग करने लगता है। निगाह जल्दी से अपनी पकड़ उस पर मजबूर करती हुई कहती है, नो डेविल प्लीज डोंट लीव मी राइट नाउ। तुम्हें जो कहना है ऐसे ही कहो। अश्वथ उसके बाल पर किस कर कहता है, पहले शांत हो जाओ। निगाह कहती है, डेविल क्यों किया तुमने ये? अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। अश्वथ एक तिरछी मुस्कान के साथ उसके बाल सहलाते हुए कहता है, बिल्कुल जरूरत थी एंजल, तुम्हारे अंदर मेरा खौफ खत्म हो रहा था तभी तुमने मुझे बताए बिना ऐसा फैसला लिया है ना। निगाह कहती है, आई आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस। अश्वथ शातिर मुस्कान लिए कहता है, ऑफ कोर्स एंजल, आफ्टर ऑल यू वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई लव, रिमेंबर। निगाह को अपनी कही बात याद आती है कि उसने भी अश्वथ से कहा था कि वो उसके प्यार का फायदा ले रही है। वो अश्वथ से अलग हो उसे घूरने लगती है। अश्वथ उसे एक तिरछी मुस्कान के साथ देख रहा था। निगाह गुस्से में अश्वथ को घूरते हुए कहती है, ब्लडी एफ। उसकी बात सुन अश्वथ उसकी कमर पकड़ उसे खुद के करीब करता है और उसके होठों पर पैक कर टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, यू एफ का एंजल। निगाह चिढ़कर कहती है, जस्ट शट अप डेविल। अश्वथ उसके चेहरे के करीब जा धीमे से कहता है, वाई एंजल, क्या मैंने कुछ गलत कहा? निगाह चिढ़कर उससे अलग हो जाती है और जाकर उसकी चेयर के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। अश्वथ भी तिरछी मुस्कान के साथ अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। वो निगाह को देख बिना भाव के कहता है, नाउ टेल मी द रीजन ऑफ योर एफकंग डिसीजन। निगाह अश्वथ को देख बिना भाव के कहती है, वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। उसकी बात सुन अश्वथ उसे कुछ पल गौर से देखता है, फिर अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, देन गेट लॉस्ट। निगाह को उसकी बात सुन बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो फिर भी बिना कुछ कहे अपने पैर पटकती हुई उसके केबिन से निकल जाती है। क्या होने वाला है कल नीरज के साथ? क्या सवाल था तान्या के मन में। अश्वथ और निगाह कौन से फैसले की बात कर रहे थे?
किसी से ना डरने वाली निगाह क्यों ऊंचाई से डरती है? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।